Hello everyone. We were doing revision of lesson 1 Geo Resources and Development. Till we have done about classification of resources, and today we will revise about land resource and about soil. लैंड की बात करें तो हमारे जो है टोटल 43% प्लेन एरिया है। हमारे इंडिया में 43% प्लेन एरिया, 30% माउंटेन्स जिनमें से रिवर्स भी जाती हैं, एंड 27% जो एरिया है वो हमारा प्लेट्यू रीजन में काउंट होता है। इसके अंदर मिनरल्स, फॉसिल्स और फॉरेस्ट सब काउंट होता है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लैंड है जिस पर हम खेती करते हैं वो धीरे धीरे बेकार होती जा रही है। खेती करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। इसको इंग्लिश में डेफिनेशन देते हैं, द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ विच मेक्स इट अनफिट और कल्टिवेशन इज़ नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। मीन्स लैंड की जो क्वालिटी है उसको हम लगातार ह्यूमन बींग्स और नेचुरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते जा रहे हैं। लगातार उसके यूज़ की वजह से वो किसके लिए अनफिट हो रही है, कल्टीवेशन करने के लिए अनफिट हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके मेन कारण क्या हैं लैंड डिग्रेडेशन होने के? फर्स्ट है ओवर ग्रेजिंग, यानी कि हम लगातार जो पशुओं को चराते जा रहे हैं उस लैंड के ऊपर, नॉन स्टॉप वो पशु उस पर चढ़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या है वो लैंड ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो ख़राब होती जा रही है। और मेन ये कहाँ मिलती है ओवर ग्रेजिंग का जो एरिया है वो है हमारा गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र में ये ओवर ग्रेजिंग देखने को मिलती है मेन। सेकंड क्या रीज़न हो सकता है, ओवर इरिगेशन। बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने की वजह से, बहुत ज़्यादा उस क्रॉप्स के ऊपर पानी देने की वजह से भी क्या होता है कि वो एरिया ख़राब हो जाता है। ज़्यादा पानी देने से क्या होगा, वो पानी उस ज़मीन पर खड़ा रहेगा, क्योंकि क्रॉप्स को जितनी नीड होगी वो उतना ऑब्जर्व करेंगे, बाकी तो वेस्ट है, वो पानी वहाँ खड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन है वो दलदली टाइप की होने लग जाती है। थर्ड रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेस्ट, वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपना वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री का है वो क्या करती हैं, वहीं लैंड पर या वाटर में छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से लैंड और वाटर दोनों ही पोल्यूट होते हैं। फोर्थ है माइनिंग। माइनिंग के लिए जो है लगातार पेड़ कट किए जाते हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किया जाता है एंड ओवर बर्निंग किया जाता है। पेड़ों को काटने के बाद उन्हें बंद किया जाता है, कहाँ पर जो माइनिंग साइट होती हैं उस एरिया के अंदर, जिस वजह से भी क्या है लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट है ये जो सीमेंट और सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो सीमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी, इनको बनाने के लिए क्या करती हैं, इनको बनाने के लिए, सीमेंट वगैरह को बनाने के लिए पत्थरों को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इन्हें तोड़ा जाता है, जिससे बहुत सारी जो है धूल क्रिएट होती है। और ये धूल क्या है, हवा के थ्रू सब जगह फैल जाती है, और जब ये धूल बैठती है नीचे जिस लैंड एरिया, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, बाद में क्या करती है, धूल ये तो है नहीं कि हवा में नॉन स्टॉप उड़ती रहेगी, बाद में बैठती भी तो है ज़मीन पर। जब ये बैठ जाती है लैंड पर, जम जाती है, तो जहाँ ये जम जाती है धूल, उस ज़मीन को ये बेकार कर देती है, बंजर कर देती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इसकी वजह से जो पानी है, जब ये धूल सीमेटिक वाली धूल है ये जम जाती है, तो उस वजह से क्या है पानी जो है उस लैंड के अंदर जा नहीं पाता, जिस वजह से उस जगह की लैंड ख़राब हो जाती है। अब प्रॉब्लम है तो उससे कुछ सॉल्यूशन भी होंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन के कुछ सॉल्यूशन क्या हैं, एफोरेस्टेशन, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, उनकी कटिंग कम करनी चाहिए। सेकंड है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मींस लिमिट में ग्रेजिंग करनी चाहिए। हमें जो क्रॉप्स एज अ क्रॉप्स इसे ग्रो करना चाहिए। हम जो पशुओं के लिए चारा, पशु जो यहाँ वहाँ चल रहे होते हैं उनके लिए क्या है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या ओवर ग्रेजिंग को रोका जा सके। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट। इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए प्रॉपर तरीके निकाले जाने चाहिए कि वो यहाँ वहाँ उसका वेस्टेज फेंकने की जगह उसको प्रॉपर वे से उसका डिस्चार्ज कर सकें उसे। यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सॉल्यूशन देने चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपने वेस्ट मटेरियल को यहाँ वहाँ ज़मीन में या पानी में छोड़ रहे हैं, उसके लिए उनको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा सॉइल। सॉइल के बारे में आई थिंक आप 8th क्लास से रीड करते आ रहे हैं, और ये साइंस में भी आपने इसको रीड किया है, टाइप्स ऑफ सॉइल। एंड देन आएगा हमारा सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन।
टाइप्स ऑफ सोइल में सबसे पहली सोइल आती है हमारी एलुवियल सोइल, यानी कि जलोढ़ मृदा। ये जो है मोस्टली मोस्टली एरिया के अंदर हमारे एलुवियल सोइल पाई जाती है, यानी कि नदर्न प्लेन्स जो पार्ट्स हैं उसमें मोस्टली कौन सी हमारी सोइल है, एलुवियल सोइल पाई जाती है। नदर्न पार्ट्स के अंदर हम देखें तो ये नदर्न पार्ट्स के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी कौन सी सोइल है, एलुवियल सोइल पाई जाती है। उसके बाद एलुवियल सोइल को मेन 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, जिसको हमने 9th क्लास में अच्छे से रीड किया है, भांगर एंड खादर। नेम से क्लियर हो रहा है, भांगर यानी कि भंगार यानी कि पुरानी टाइप की सोइल, भांगर जो है ओल्ड सॉइल होती है और खादर न्यू सॉइल होती है। भांगर जो है ओल्ड एल्वियम सॉइल है और खादर न्यू एंड यंग एल्वियम सॉइल कहा जाता है इसे। भांगर जो है ये कहाँ लाइज करती है, अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट टेरेस लाइक क्या कहते हैं, टेरेस की तरह इसकी शेप बन जाती है। जब बाढ़ का पानी, मान लो ये रिवर जा रही है, बाढ़ आएगा तो उसका पानी यहाँ वहाँ जाएगा, ठीक है। जब दूर तक जो जा रहा है, आसपास जो एरिया में बन रही है, लाइक ये रिवर है हमारी, ठीक है। जब इसमें ओवरफ्लो हो जाएगा, वाटर का ओवरफ्लो, बाढ़ आ जाएगी तो क्या है, बाढ़ जब आएगी तो पानी मान लो इतने एरिया और इतने एरिया में फैला, ठीक है। यहाँ बाढ़ का पानी आया, अब ये तो नहीं कि बाढ़ हमेशा चलेगी तो वो रुके, वापस नॉर्मल वे में तो आएगी ना रिवर अपनी। तो ये जो एरिया में जो बाढ़ आई, तो बाढ़ आने से क्या होता है, वो अपनी जो मिट्टी है बाहर छोड़ देगी। तो इस एरिया में जो मिट्टी आ रही है वो कौन सी टाइप की होगी, न्यू टाइप की, यानी कि ये कौन सी होगी, खादर सॉइल कहलाएगी। लेकिन ये जो इस एरिया तक वाटर नहीं गया, यहाँ कभी तो इतनी बाढ़ आई होगी कि यहाँ तक भी गया होगा, तो इस एरिया में जो मिट्टी रह रही है वो कौन सी है, ओल्ड एल्वियम सॉइल है। क्योंकि यहाँ तो जो बाढ़ आई, यहाँ तो पानी नहीं आया ना उसका, यहाँ जो मिट्टी रह गई वो न्यू एल्वियम सॉइल हो गई और यहाँ पे ओल्ड एल्वियम सॉइल रह जाती है। खादर जो है ये वेरी फर्टाइल होता है, क्योंकि ये नई नई मिट्टी यहाँ पे आती रहती है बाढ़ के थ्रू, तो ये यानी कि बहुत उपजाऊ एरिया है और ये कम उपजाऊ एरिया है। इसमें कंकड़ वगैरह भी होते हैं, ये कंक्रीट एरिया होता है। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी सबसे अच्छी किस लिए होती है, कपास को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी ब्लैक सॉइल मानी जाती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या हाई कैपेसिटी टू स्टोर मॉइस्चर, यानी कि इस मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या क्वालिटी है कि मॉइस्चर को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकती है। और कहाँ से कहाँ तक होती है ये, नॉर्थ के दक्कन प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू एंड सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू की तरफ भी ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड सॉइल जो येलो सॉइल है वो वहाँ पाई जाती है जहाँ रेनफॉल कम क्वांटिटी में होती है, यानी कि बारिश कम होती है, और जहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं वहाँ पर कौन सी होती है, रेड एंड येलो सॉइल होती है हमारी। एंड साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट जो है, कौन सा एरिया कवर करते हैं रेड एंड येलो जो सॉइल है, साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू, और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा का भी ये कवर करती हैं। नेक्स्ट सॉइल है हमारी लेटराइट सॉइल, फाइंड्स इन एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ये कौन सॉइल जो है कहाँ पाई जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। और इसकी हाई टेम्परेचर की वजह से क्या है, यहाँ पर जो ह्यूमस है जो सॉइल की अपर लेयर बनाती हैं, वो ह्यूमस है वो कम पाई जाती है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर के कारण जो है वो बैक्टीरिया वहाँ के जो ह्यूमस बनाते हैं वो मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। बट अच्छी क्रॉप्स को यहाँ ग्रो किया जा सकता है। कैसे, अच्छे फर्टिलाइज़र को यूज़ करके हम यहाँ पर अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, सम हिली एरियाज़ ऑफ उड़ीसा एंड असम, ये यहाँ पाई जाती हैं। एंड किसके लिए बेस्ट हैं ये लेटराइट सॉइल, कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन के लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट सॉइल है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है दिखने में रेड और ब्राउन कलर की होती है, सैंडी इन टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी है, और सालिन इन नेचर। अगर हम इसे थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे तो ये सालिन यानी कि नमकीन होती है खाने में। ये मिट्टी कैसे बनती है, फॉर्म्स ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट के कारण बनती है। हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट यानी कि हाई टेम्परेचर है वहाँ का। एंड जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर हमने भी पीछे पढ़ा था ना उसमें लेटराइट में, हाई टेम्परेचर के कारण क्या था, लैक्स इन ह्यूमस यानी कि ह्यूमस कम था और वहाँ पे मॉइस्चर भी कम होता है।
और इसको इरिगेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया होने के कारण, ड्राई क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए प्रॉपर इरिगेशन की नीड होती है। और ये ऐसी एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। लास्ट सॉइल है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट यानी कि हिली एरिया में पाई जाएगी। फॉरेस्ट ये फाइंड्स इन हिली रीजन, ऐसे हिली रीजन में पाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल अच्छी क्वांटिटी में यानी कि सफिशेंट क्वांटिटी में होता है रेनफॉल। नॉर्मली तो ये जो फॉरेस्ट सॉइल हैं ये फर्टाइल होते हैं, लेकिन अगर वहाँ स्नोफॉल हो जाता है, स्नोफॉल की वजह से वो एरिया पूरा कवर हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनकी जो फर्टिलाइजेशन है इस सॉइल की वो कम हो जाती है। और कई बार ये जो एरिया है एसिडिक भी हो जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? मेन नॉर्थ हिमालय एरियाज़ में ये सॉइल पाई जाती है। लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारे इस लेसन का सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन मेन हमारे लैंड इरोजन की तरह ही, डिग्रेडेशन की तरह ही है, कंजर्वेशन भी मोस्टली उसके जैसे ही हैं। सॉइल एरोजन मीन्स क्या हुआ? सॉइल की जो ऊपर की लेयर है वो हट जाना या गायब हो जाना। मीन्स इसके मेन रीज़न क्या होते हैं? सॉइल के ऊपर की लेयर हटती क्यों है? मेन तो नेचुरल फोर्स है। नेचुरल फोर्स में लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, तेज़ हवा, तेज़ पानी या ग्लेशियर का जो टूट जाना, उसकी वजह से क्या है? ये सॉइल एरोजन होता है। उसके मेन रीज़न और क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सब क्या है इसके और रीज़न है। मेन रीज़न क्या होता है? नेचुरल फोर्स होते हैं। अदर रीज़न हम लिखना चाहें तो बहुत ज़्यादा पेड़ों का कट करना, वो ओवरग्रेजिंग करना, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें लैंड क्लियर करना, माइनिंग करना, तो इस वजह से क्या है? सॉइल एरोजन होता है। और रॉन्ग फार्मिंग के रॉन्ग मेथड यूज़ करने से भी सॉइल एरोजन होता है, सॉइल वहाँ की ख़राब होती है। तो इसके भी सॉल्यूशन है कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे की जाए। ये हम 8th क्लास से करते आ रहे हैं कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे की जाती है। कंटूर प्लोइंग यानी कि लाइंस में बीज लगाकर उनको क्रॉप्स को ग्रो करना, एफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों कट करके पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, टेरेस फार्मिंग करना, ग्रास को ग्रो करने का टाइम देना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा घास लगाना, जिससे क्या है वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। और लिमिटेड ग्रेजिंग यानी कि ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करवाना। ये क्या कुछ सॉल्यूशन है किसके? सॉइल कंजर्वेशन के। इनसे सॉइल से रिलेटेड आपसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हमने यूटी में कुछ बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम यूटी में सिलेबस क्या आएगा। दिस टाइम तो आप यूटी में क्या करोगे? एक्सरसाइज ये हमारी है, ये क्वेश्चंस है। और कई बच्चे पूछते हैं मैम एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन से होते हैं? बच्चे बार बार मैं बताती हूँ जो बुक के क्वेश्चन है दैट इज़ आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन और इसके साथ आप लोग हमारी जो हेल्प बुक है उसके अंदर दिए हुए हमें एमसीक्यूज़, फिलअप्स, मैचअप, पिक्चर वाइज, यानी कि आपने जो हेल्प बुक लेनी है वो आपने न्यू एडिशन वाली हेल्प बुक लेनी है, ओल्ड हेल्प बुक नहीं लेनी है आपने। क्योंकि एग्ज़ाम का जो न्यू पैटर्न आया था हमारा लास्ट ईयर, वो जो नई हेल्प बुक आई उसमें उसी अकॉर्डिंग सब कुछ दिया हुआ है। हमारी हेल्प बुक में से आपने एमसीक्यूज़, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, करेक्ट सेंटेंस और हमारा एनसीईआरटी पार्ट यानी कि बुक की एक्सरसाइज ये करना। आपका यूटी में ये सिलेबस आएगा इस बार।